एक दिन पहले संसद में भयंकर बवाल बचा। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि मैं वही घिसी पिटी न्यूज बाचने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इसमें नया क्या है? सदन में अगर हंगामा तो होता ही रहता है, मगर एक दिन पहले जो हंगामा हुआ वो एक बिल को लेकर था। ऐसा बिल जिसकी कानों कान खबर किसी को नहीं हुई। अचानक जब नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में 130वां संविधान संशोधक बिल लोकसभा में टेबल किया तो विपक्ष बौखला गया। इसको लेकर संसद में खूब हंगामा भी हुआ। आखिरकार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को जेपीसी में भेजने की सिफारिश की, जिसे स्पीकर ने स्वीकार कर लिया। वहीं इस बिल को लेकर अमित शाह ने अहम टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अब देश की जनता तय करेगी कि सरकार जेल से चल सकती है या नहीं। उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा कि कांग्रेस हमेशा प्रधानमंत्री को कानून से ऊपर मानती आई है, जबकि बीजेपी ये सुनिश्चित करती है कि प्रधानमंत्री, मंत्री और मुख्यमंत्री सभी कानून के दायरे में रहें। आखिरकार क्या है ये बिल? क्या वास्तव में इससे राजनीति में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से लाया गया? क्यों विपक्ष इसे तानाशाही बिल कह रहा है? इस बिल में ऐसा क्या है जिससे पूरा विपक्ष परेशान है? क्या ये बिल लोकतंत्र को कमजोर करेगा? क्या इससे निरंकुशता बढ़ेगी? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आज हम आपको नवभारत टाइम्स के स्पेशल लंच का पंच में देने जा रहे हैं। सरकार ने संसद में 3 नए विधेयक पेश किए, जिसमें संविधान 130वां संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 है। अब इसमें सबसे ज्यादा हंगामा और बहस पहले नंबर वाले विधेयक यानी कि 130वां संविधान संशोधक बिल पर हो रहा है। प्रस्तावित प्रावधानों के तहत यदि कोई मंत्री किसी गंभीर अपराध में 5 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराध के आरोप में लगातार 30 दिनों तक जेल में रहता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा। विपक्षी नेताओं जैसे कि प्रियंका गांधी, अभिषेक मनु सिंघवी आरोप लगा रहे हैं कि ये कानून उन मुख्यमंत्री और मंत्रियों को निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है जिन्हें चुनाव में हराना संभव नहीं हुआ। सिंघवी ने इसे चोर को पकड़ने की बजाय विपक्ष को खत्म करने की रणनीति बताया है। उनका तर्क है कि इस कानून के तहत 30 दिनों के बाद व्यक्ति को पद से हटा दिया जाएगा, भले ही कोई ठोस सबूत मिले या ना मिले। अमित शाह ने कुछ पॉइंट इसमें बताए हैं, मैं आपके सामने वो बताना चाहता हूं कि इस 130वां संविधान संशोधन बिल है वो क्या कहता है। अमित शाह ने बताया कि इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में शुचिता लाना है। इन 3 बिलों में से जो कानून अस्तित्व में आएगा वो ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार होकर जेल से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री के रूप में शासन नहीं चला सकता। संविधान जब बना तब हमारे संविधान निर्माताओं ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि भविष्य में ऐसे राजनीतिक व्यक्ति भी आएंगे जो अरेस्ट होने से पहले नैतिक मूल्यों पर इस्तीफा नहीं देंगे। विगत कुछ सालों में देश में ऐसी आश्चर्यजनक स्थिति उत्पन्न हुई है कि मुख्यमंत्री या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से अनैतिक रूप से सरकार चलाते रहे। इस बिल में आरोपित राजनेता को गिरफ्तारी के 30 दिनों के भीतर अदालत से जमानत लेने का प्रावधान भी दिया गया है। अगर वो 30 दिन में जमानत प्राप्त नहीं कर पाते तो 31वें दिन केंद्र में प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री उन्हें पदों से हटाएंगे, अन्यथा वो स्वयं ही कानूनी रूप से कार्य करने के लिए अयोग्य साबित होंगे। कानूनी प्रक्रिया के बाद ऐसे नेता को यदि जमानत मिलेगी तब वे अपने पद पर दोबारा आसीन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत इस मामले में बताते हैं कि इस विधेयक में सबसे बड़ा पेच है पीएम की सलाह। इस पर कौन विचार करेगा कि प्रधानमंत्री की सलाह सही है या नहीं? पीएम की सलाह सबसे ऊपर रख दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति से भी ऊपर। प्रधानमंत्री जिसे जब चाहेगा हटा सकेगा, यानी केंद्र सरकार का मनमानीपन बढ़ेगा। एडवोकेट अनिल सिंह बताते इस विधेयक के बारे में कि यह तानाशाही की ओर एक बड़ा कदम 5 साल वाला प्रावधान भी है। दरअसल भ्रष्टाचार या मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में सजा 5 साल से ज्यादा का प्रावधान होता ही है। ऐसे में हर मामला इसके तहत आ जाएगा। बीते कुछ सालों में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन समेत देश के कई राज्यों के मंत्री भ्रष्टाचार के मामलों में जेल में रहे हैं। इन सभी मामलों में 5 साल से ज्यादा सजा का प्रावधान है। ऐसे में किसी को कभी भी किसी पर भी गाज गिर सकती है। एडवोकेट आगे बताते हैं कि केंद्र सरकार के हाथ में सीबीआई, ईडी और एनआईए जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां भी हैं। वो बदले की कार्रवाई में किसी भी विपक्षी पार्टी के सीएम या उसके किसी मंत्री पर आरोप लगाकर
जांच के नाम पर हिरासत में रख सकती है। ऐसे में जांच के दौरान 30 दिन जेल में रखना कोई नई बात नहीं है, ये एक बड़ा झोल भी है। यदि प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते हैं तो मंत्री 31वें दिन स्वतः अपने पद से हट जाएगा। यदि प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे आरोपों में 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उन्हें भी 31वें दिन इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद खुद ही समाप्त हो जाएगा। इसी प्रकार यदि कोई राज्य मंत्री 30 दिनों तक जेल में रहता है तो राज्यपाल उन्हें मुख्यमंत्री के सलाह पर पद से हटा देंगे। यदि सलाह नहीं दी जाती तो मंत्री का पद 31वें दिन खुद ही समाप्त हो जाएगा। यदि मुख्यमंत्री स्वयं 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उनको इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उनका पद भी खुद से समाप्त हो जाएगा। अब ये सवाल उठ रहा है कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों लाना पड़ा इस कानून को। अमित शाह ने बताया कि इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिकता के स्तर को ऊपर उठाना और राजनीति में शुचिता लाना है। हम आपको उदाहरण के लिए बताते हैं कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब नीति केस में ईडी की गिरफ्तारी के बाद भी पद पर थे। जमानत के बाद फिर उन्होंने इस्तीफा दिया। वहीं तमिलनाडु के मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, वो भी 241 दिन की जेल में रहते हुए मंत्री बने रहे। बालाजी को मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन एमटीसी में नौकरी के बदले नगद घोटाले के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने जून 2023 में मनी लॉन्ड्रिंग केस के तहत अरेस्ट किया था। इसके बाद भी वो 13 फरवरी 2024 तक पद पर बने रहे। गिरफ्तारी से पहले वो बिजली, आबकारी और मद्य निषेध विभाग संभाल रहे थे। गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने उन्हें बिना विभाग वाला मंत्री बनाए रखा। अब इस बिल के बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का क्या कहना है। नीरजा चौधरी जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने इस पर अलग अलग कई पॉइंट्स रखे हैं। अपने लेख में उन्होंने लिखा कि इस प्रस्ताव का एक और आयाम उपराष्ट्रपति चुनाव से जोड़ा जा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि यह बिल सहयोगी दलों पर भी दबाव बनाने के लिए लाया गया है। हालांकि टीडीपी ने स्पष्ट किया है कि वो एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। डीएमके ने भी कहा है कि वो क्षेत्रीय पहचान के आधार पर निर्णय नहीं लेगी, बल्कि राजनीतिक और रणनीति को प्राथमिकता देगी। लेकिन ये प्रस्ताव राजनीतिक गठजोड़ को प्रभावित करने का भी एक हथियार हो सकता है। एक और अहम बात, बिल के दायरे में पीएम भी है। उन्हें इससे बाहर रखना चाहिए, वरना इसका इस्तेमाल देश को अस्थिर करने वाली ताकतें भी कर सकती हैं। वो आगे लिखती हैं कि ये संशोधन संवैधानिक बदलाव के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन इसका दुरुपयोग होने की आशंका व्यापक रूप से व्यक्त की जा रही है। पिछले कुछ सालों में जांच एजेंसियां जैसे ईडी और आयकर विभाग का उपयोग विपक्षी नेताओं के खिलाफ हुआ है, लेकिन इस संशोधन ने सत्ताधारी दल के उन नेताओं पर भी खतरा मंडरा सकता है जो स्वतंत्र विचार रखते हैं, जैसे नितिन गडकरी जैसे नेता। बढ़ता दायरा यही सही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई आवश्यक है, लेकिन उसका आधार क्या होना चाहिए। यदि केवल आरोप लगाकर या हिरासत में लेकर किसी को हटाया जा सकता है तो यह प्रक्रिया दुरुपयोग के लिए रास्ता खोलती है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पहले भी देखा गया है, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ है। विपक्ष के साथ साथ सत्ताधारी दल के अंदर भी, मंत्रियों और सहयोगी दलों के बीच में भी इस कानून को लेकर असहजता देखी जा रही है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और उसके सहयोगी इसमें क्या अपना रुख अपनाते हैं। शुक्रिया।